साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तेवतिया क्लासेस में और मैं अमित तेवतिया आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको प्रत्येक माह का करंट अफेयर्स पहले एक दिन का प्रत्येक दिन जाता था और अब एक सप्ताह का आपको लगातार पहुंचाया जा रहा है। जनवरी के दूसरे सप्ताह की बात करें तो बहुत सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही आने वाले समय में आपको दिखाई देंगी और आप उन प्रश्नों के सही उत्तर देकर के सफलता पा जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो जनवरी द्वितीय सप्ताह का प्रथम सप्ताह का वीडियो आपको पहुंच गया है। यदि आपने भी नोट नहीं किया है तो आप उसे नोट कर लें। शुरू करते हैं। ये भी आपको मैं बता दूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियां हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी इस चैनल का प्रयोग करेंगे और यदि अभी आपने तेवतिया क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड करें, जिसके माध्यम से आप आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसीज, अन्य यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा पहला वीडियो था वो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक था। इस वीडियो में हमने 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। सबसे पहली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा द्वारा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2022 में उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यह उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक विधानसभा की सीट है 403। 403 सीटों पर जिस भी पार्टी को 202 सीटें जीत जाता है या मिल जाती हैं, वही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि बहुमत के लिए 403 में से 202 का लक्ष्य रखा गया है। और बहुमत प्राप्त करने के लिए जितनी भी टोटल विधानसभा की सीट होती हैं, उनमें आधे से एक अधिक यदि कोई भी पार्टी जीत जाती है तो उसी पार्टी का बहुमत होता है। पंजाब में एक चरण में चुनाव होना है। ये 117 सीट हैं विधानसभा की, जिनमें बहुमत 59 सीट का होता है। उत्तराखंड में भी एक ही चरण में चुनाव होगा, 70 सीट हैं, 36 सीटों पे बहुमत है। गोवा में एक चरण में चुनाव होना है, बहुत छोटी विधानसभा है, यानी कि केवल 40 सीट है तो 21 सीटों पे ही बहुमत हो जाएगा। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा, 60 सीटों पर। इसमें जिसकी भी 31 आ जाती हैं उसे ही बहुमत माना जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। प्रश्न संख्या यदि 2 की बात करें कि व्हाट्सएप इस्तेमाल पर किस देश ने अपनी सेना को प्रतिबंध कर दिया है कि कोई भी सेना का जवान व्हाट्सएप नहीं चलाएगा, तो यह है स्विट्जरलैंड। यहाँ तीसरा प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जी हाँ, जिसे हम एकता का स्तंभ बोलते हैं, यह गुजरात के अंदर है। इसकी तरह ही ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में एकात्मकता की प्रतिमा 108 फीट ऊंची स्थापित की जा रही है। यह स्टैचू है आदि शंकराचार्य का। आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम रेगिस्तान में स्थित गेटवे टू हेल, जिसे नरक का द्वार कहा जाता है, इसे बंद करने का आदेश वहां के राष्ट्रपति ने दे दिया है, जिनका नाम है गुरबांगुली बर्दी मोहम्मद दो। जी हाँ, आप ये नाम याद कर लीजिएगा और खास तौर से जो विशेष है वो आपको जानना है गेटवे टू हेल के विषय में। गेटवे टू हेल के विषय में यह करीब 229 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा एक गड्ढा है जो मीथेन गैस के रिसाव के कारण जल रहा है। इसे ही पृथ्वी का नरक द्वार कहा जाता है और ये बंद करने का जो आदेश है राष्ट्रपति गुरबांगुली ने दिया है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत ने एक और परीक्षण शुरू किया है। इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा अगस्त 2022 में। साथियों, ये भी आपको जानकारी यहाँ होनी चाहिए कि भारत में बनने वाला यह स्वदेशी सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है, जिसका नाम है विक्रांत। छठा प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस या अनिवासी भारतीय दिवस भारत में 9 जनवरी को मनाया गया। यह 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के दिवस पर मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से आकर के भारत में निवासित हो गए थे और उन्हीं की याद में हम 9 जनवरी को अनिवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सातवां सवाल है कि भारत ने ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, यह भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 3 गुना है। साथियों, ये भी आपको बता दें कि ब्रह्मोस का नाम भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्को नदी के संयुक्त नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है। और अब लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल के जो जैसे 3G 4G 5G संस्करण होते हैं, इसी प्रकार से नई जो प्रजाति है, नई जाति के संस्करणों का परीक्षण कर रहा है। 8वां प्रश्न है कि पहली बार इंसान के सीने में सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया गया। जी हाँ, अमेरिका में डॉक्टर बार्टले ग्रिफ्थ द्वारा मरीज डेविड बेनेट के शरीर में सुअर का दिल प्रत्यारोपित किया गया है। तात्पर्य यह है कि एक इंसान के सीने में उसके दिल को निकाल करके सुअर का दिल लगा देना हृदय का प्रत्यारोपण कहलाता है। यह ऐसी पहली घटना है कि जब किसी मनुष्य के अंदर किसी पशु या जानवर के हृदय को प्रत्यारोपित किया गया हो और वह अब तक भी जीवित है, यानी कि वह सही कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें हृदय में 10 जीन ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तित किया गया है। आपको ये जानकारी हम यहाँ देना चाहेंगे कि 1984 में भी एक लंगूर का हृदय एक छोटे बच्चे को लगाया गया था, लेकिन वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया और मात्र 21 दिन में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद यह किसी ने करने की कोशिश नहीं की और जान लिया कि किसी भी पशु का जो हृदय है या कोई भी बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट है, वो मनुष्य में काम नहीं करेगा। लेकिन ये ऐतिहासिक जो कारनामा कर दिखाया अमेरिका के डॉक्टर बार्टले ग्रिफ्थ ने कि सुअर के हृदय को मनुष्य के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। 9वां प्रश्न है, कोरोना के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी स्थगित हो गया। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में हो रहा था, लेकिन कोरोना के कारण ओमिक्रॉन जो इसका नया वेरिएंट आया है, उसके कारण होने वाले सभी समिट, सम्मेलन, बैठकें, खेल इत्यादि सभी को स्थगित किया जा रहा है लगातार। आइए आगे जानते हैं। 10वां बिंदु है, आईपीएल में मुख्य प्रायोजक चीनी कंपनी वीवो का स्थान ले लिया है भारत की टाटा ग्रुप ने। अब तक जो आईपीएल के कार्यक्रम हुए उनमें चीन पिछले 1-2 साल से वीवो कंपनी उसकी मुख्य प्रायोजक थी। आपने देखा होगा, खिलाड़ियों की टी शर्ट हो या टेलीविजन पर कोई भी ऐड आना हो, वो वीवो के नाम से आता था। अब इसका स्थान टाटा ग्रुप ने लिया है। 12वां सवाल है कि भारत के आम और अनार का निर्यात 2022 के अप्रैल महीने में शुरू कर दिया जाएगा अमेरिका से। 12वां यहाँ क्वेश्चन है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 12 जनवरी में ये हम मनाते हैं। इसका कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था इस बार, उसका आयोजन पुदुचेरी में हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। 13वां यदि हम बात करें प्रश्न की कि देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो गई है भारत सरकार की। जी हाँ, भारत सरकार का जो ऋण था इस टेलीकॉम कंपनी पर, यह उसको नहीं चुका पाई और भारत सरकार को इसने अपने जो शेयर हैं वो सबसे ज़्यादा बेच दिए हैं। अब भारत सरकार इस टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। 14वां प्रश्न है कि पंजाब दौरे पर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला आपने पहली हमारी वीडियो में भी देखा होगा, उसमें भी हमने जिक्र किया कि इसकी जांच के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग कमेटी बनाई थी, पंजाब जो गवर्नमेंट है उसने अलग कमेटी बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों ही कमेटियों के इतर एक नई कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को बनाया और यह भी सलाह दी कि जब तक इंदु मल्होत्रा की कमेटी इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक उन दोनों कमेटियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है वो कार्य नहीं करेंगी। उसके बाद ही उन्हें कार्य शुरू करने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको ये भी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा भारत की पहली ऐसी जज हैं जो सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त हुई हैं। यह कारनामा भी इंदु मल्होत्रा के नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि जुलाई 2022 तक आदर्श ग्रामों की संख्या 8000 से अधिक हो जाएगी। अब आदर्श ग्राम कौन से हैं, क्या हैं या कितने होंगे, तो इसका सही आंकड़ा आप नीचे देखेंगे कि 8370 गांवों को जुलाई के 2022 तक आदर्श गांव घोषित कर दिया जाएगा। कैसे होते हैं आदर्श गांव, तो इनमें लगभग 50 बिंदुओं की परख की जाती है और यदि सभी बिंदुओं पर काम पूरा हो जाए तो उन्हें 2 अंक मिलते हैं
और यदि 70% से अधिक काम हो चुका है तो भी गांव को आदर्श गांव घोषित कर दिया जाता है। यदि हम बात करें इन 50 बिंदुओं की, तो इन 50 बिंदुओं में जैसे हमारे गांव की शिक्षा है, गांव का जो पानी है वो कहाँ जाता है, गांव में पेयजल की क्या व्यवस्था है, गांव के किसानों की कोई दिक्कत तो नहीं है, पशुपालन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, विशेष अलग अलग बिंदुओं पर गांव के 50 ऐसे छोटे बिंदु हैं जिन पे बहुत गहनता से जानकारी की जाती है। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ है, राशन वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, और यदि इन बिंदुओं में 70% ऐसे हैं कि जिन पर कार्य हो चुका है तो उसी गांव को आदर्श ग्राम की संज्ञा दे दी जाती है, जो कि 8000 से अधिक हो जाएगी जुलाई 2022 तक। 16वां प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपने सैड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया है। तो यह पहला मौका है कि जब भारतवंशी प्रोफेसर सौमित्र दत्त सैड बिजनेस स्कूल के डीन बन रहे हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। साथियों, 17वें प्रश्न की यदि हम बात करें कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर कर दिया गया है। कारण केवल इतना है कि उन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। तो कोरोना का टीका ना लगवाने के कारण यह एक बहुत बड़ा निर्णय यहाँ ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के जो गेम ऑर्गेनाइजर हैं उनके द्वारा लिया गया कि उन्होंने नोवाक जोकोविच को खेल से ही बाहर कर दिया। आइए आगे देखते हैं। 18वां बिंदु है, भारत की विकास दर को दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली विकास दर बताया यूएनओ द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सभी देशों का बहुत शानदारी से विश्लेषण किया, बहुत गहनता से विश्लेषण किया, और उन्होंने यह एक आंकड़ा दिया कि आने वाले समय में जो सबसे तेज इकोनॉमी होगी वो इंडिया की होगी, जो कि लगभग 6.5% रहने वाली है। 19वां सवाल है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल 21.71% हो गया है। यह वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, पहले 2019 में आई थी और अब यह 2.71% हो गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्षों में वनों में जो वृद्धि हुई है क्षेत्रफल के माध्यम से, वह 1540 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात इनमें पहला स्थान जो है कि सबसे अधिक वन वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश रहा, यह 647 वर्ग किलोमीटर, और यदि हम बात करें तेलंगाना की तो यह 632 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के साथ भारत का दूसरा राज्य है। 20वां प्रश्न है कि वर्ष 2022 के अंत तक भारत व ब्रिटेन में FTA, इसे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात मुक्त व्यापार समझौता पढ़ें, ये हो गया है और जो बचा कुचा है वो इस वर्ष के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दोनों देशों में मुक्त व्यापार होगा, जैसे कि टेक्सटाइल अर्थात कपड़े का है, चर्म है, जेवरात है, अन्य उद्योग में भी भारत और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के साझेदार हैं। लेकिन फ्री और जो मुक्त व्यापार समझौता है ये भारत ब्रिटेन के साथ ऐसा पहला समझौता है कि जब ब्रिटेन ने जो यूरोपियन संघ है उससे बाहर होकर के किया है। आइए आगे देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। 21वां प्रश्न है कि भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त होंगे। इनका चयन किया गया है कि जो लॉस एंजल्स नगर है, प्रांत है अमेरिका का, उसके मेयर हैं एरिक एम गॉरसिटी। ये अब भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त होंगे। 22वां सवाल है, हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान। तो हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स का तात्पर्य है कि एक ऐसा सूचकांक जिसमें सभी देशों के जो पासपोर्ट हैं उनकी शक्ति, और शक्ति का मतलब है कि वो कितने देशों में काम करेंगे, कितने देशों के लिए वो उचित हैं, जिनको बिल्कुल सही माना जाता है, तो उनमें भारत का 83वां स्थान है। जबकि संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर दुनिया में प्रथम स्थान पे हैं, और लगातार जापान तो हम जब से पढ़ रहे हैं प्रथम स्थान बनाए हुए है। 23वां क्वेश्चन है कि इसरो, जिसे हम भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के नाम से जानते हैं, ये इसका जो अध्यक्ष है वो बदले गए हैं। इस समय एस सोमनाथ को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ जाती है, तो आप ये भी ध्यान रखें। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने नेपाल बॉर्डर से सटे मिहिनपुरवा तहसील के 4 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया है। अर्थात राजस्व ग्राम का तात्पर्य है कि ऐसे गांव कि जिनका अपना नाम होता है लेकिन कागजों में नहीं होता, या वे किसी अन्य गांव से सटे रहते हैं, अन्य किसी ग्राम पंचायत में जुड़े होते हैं,
केवल। तो अब भवानीपुर, तेडिया, ढाकिया और बिछिया उत्तर प्रदेश के और ऐसे 4 गांव होंगे जिनकी अपनी ग्राम पंचायत होगी। आप समझ लीजिएगा कि ग्राम पंचायतों की भी संख्या बढ़ेगी और ये मीहिनपुरवा तहसील के 4 गांव हैं जो उत्तर प्रदेश के नेपाल देश से सटे हुए हैं। 25वां प्रश्न और इस 8 जनवरी से 14 जनवरी तक की स्लाइड का अंतिम प्रश्न है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर सम्मान 2022 से नवाजा गया हर्षाली मल्होत्रा। आप इनको लिख लीजिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं है भाई, चैनल सब्सक्राइब करें और भी थोड़ी सी मेहनत करें। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। धीरे धीरे हो भी रहा है, आप लोगों ने किया भी है, ये हम जानते हैं। संख्या बढ़ रही है और बहुत जल्द हम अपना जो तेवतिया क्लासेस ऐप है उसके माध्यम से आपको एक यूपी पुलिस का जो कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो पहुंचाएंगे। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, जानकारी को अवश्य लिखें। धन्यवाद।